हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ HR विश्वकर्मा फ्रॉम HR एकेडमी धनबाद। और आज के टॉपिक में हम बनेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। ध्यान देंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देंगे, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इस पाठ में हम लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य तत्व बातों के बारे में पढ़ेंगे। आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था सरकार दो तरह के, लोकतांत्रिक सरकार और राजतांत्रिक सरकार। इनमें और इस पे फोकस किया जा रहा है, लोकतांत्रिक सरकार पे किया जा रहा। इनमें लोगों की भागीदारी, जाहिर सी बात है, लोकतांत्रिक मतलब नाम से पता चला, लोग मतलब ऐसी सरकार जिस पर लोक मतलब लोकतांत्रिक मतलब शासन, लोगों का शासन हो। तो लोगों का शासन हो कब? जब उसमें लोगों की भागीदारी होगी, समस्याओं का समाधान देखने को मिलेंगे, समानता, न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक तो आपका सवाल यहाँ पर क्या उठा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल कौन बनाते हैं? तो लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता, न्याय के विचार देखने को मिलते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होता होगा? सोचिए कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था प्राचीन कालीन व्यवस्था है? नहीं। तो सोचो कि उस समय अगर लोकतांत्रिक सरकार नहीं होगी तो उस समय कैसी व्यवस्था होगी। तो आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ेंगे। तो आप देखोगे, सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ डिस्कस करने वाले दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की, तो आप देख सकते हो ये हमारे महादेश का पिक्चर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। एक बार कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप देखोगे एशिया, दक्षिण अफ्रीका, मतलब ये पार्ट कौन सा आपका अफ्रीका देखने को मिलेगा, ठीक है, अफ्रीका। अच्छा, और यहाँ पर देखिएगा दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद आप देख सकते हो यूरोप का इलाका ये देखने को मिलेगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल रहे हैं। अब क्या है, ये पार्ट आपका क्या देखने को मिलेगा? देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये किसका देखने को मिला? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ये अटलांटिक ओशियन, हिंद महासागर, इस तरह से देखने को मिले। और भी कई सारी बातें करेंगे। तो ये आपको हमने कुछ स्थानों को दिखाने का काम किया, अब उस पर चर्चा करने का काम करेंगे। जैसा कि अभी हमने कहा कि माया के बारे में कहानी सुनेंगे। कहा जाए दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत बोले तो गोरे और श्वेत बोले तो काले, जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। ध्यान दीजिए क्या बोला गया, प्रजाति को, कई प्रजाति के लोग रहते हैं, गोरे है ना, श्वेत, अश्वेत, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला जैसे भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर, जिसको स्क्रैप बुक बोल रहे हैं, मिला, जो अखबारों की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। तो उस 15 साल का जो लड़का था उसका नाम क्या था? हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों? और आप देख सकते हो पिक्चर में दिख रहा है माया और उसकी माँ को देख सकते हो। अब दिख रहा है, कहा जा रहा है कि माँ की मतलब माया की माँ ने
समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद का मतलब त्वचा, बोले तो चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। तो आपने क्या देखा? रंगभेद। रंगभेद मतलब रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय और अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका के बारे में कुछ बताया जा रहा है और किस तरीके से आप लोकतांत्रिक सरकार की ओर मूव करेंगे। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बहुत बड़ा गुस्सा था। ठीक है, उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे। अस्पताल की गाड़ियाँ भी श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तो सोचिए क्या भेदभाव दिख रहा है कि रंग के आधार पर दिख रहा है। उनके लिए रेल एवं बसें अलग थी, यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। मतलब सोच सकते कि कितनी तरह के भेदभाव देखने को मिल रहे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उसके भेदभाव किया जाता था। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर, तो ये सारा तो डिस्कस आप देखोगे देखने को। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था जिसका नाम था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। इसका मतलब हेक्टर पीटरसन क्या हो गया? वो अश्वेत लोग में हो गया। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका के पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह घटना 16 जून 1976 की है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। ऐसा में तो आपने देखा किस तरह से मूवमेंट, कौन सी स्टोरी लोकतांत्रिक सरकार की ओर ले जाने का काम किया गया। नेक्स्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कहा जा रहा है अश्वेत लोग किस तरह के भेदभाव का सामना कर रहे थे। इसकी सूची बनाइए, ये काम आप लोग का पढ़े हैं, आप आंसर दीजिए। हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे? क्या सभी लोगों के साथ
बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है, क्यों? आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। आप देखोगे भागीदारी हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं, याद रखिए, ठीक है। अच्छा, यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। आप देखोगे कहा जा रहा है कि सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बना रहना तभी संभव है जब लोग उससे बार बार चुने। मतलब कब चुनेंगे? जब सरकार लोगों के हित में काम करे। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वो लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। तो ये आप क्या था, ये टॉपिक था भागीदारी। इसका मतलब भागीदारी में आपने क्या देखा कि किस प्रकार से लोगों का भागीदारी सरकार को चुनने में है, पूरी सरकार को नियंत्रण करने में है। नेक्स्ट है भागीदारी के अन्य तरीके। तो सबसे पहला, चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी, तो देखिए भागीदारी में सबसे पहला क्या हो गया, आपका वोट देना। लोकतांत्रिक सरकार का निर्णय और नीतियों में भाग लेना, ये सारा कुछ देखने को मिलता है। इसके और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो देखिए क्या बोला जाए, रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि आम जनता के प्रति वह जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं, सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। मतलब जो भी करनी है शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन या किसी तरह का बैठक करनी है। इनके जरिए जो बातें गलत है और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार का जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देते हैं, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए भी हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो इस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। लेकिन मेनली होता क्या है कि अक्सर जब इलेक्शन का समय आता है वोट देकर चुन लिए जाते हैं, बाकी सरकार जैसे चल रहे
ठीक है, तो नहीं, उसमें रुचि लेनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा देश कैसे चलाया जाता है, इसमें लोगों की क्या अहम भूमिका है, अगर सरकार है तो क्यों है, किसकी हित के लिए है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे, गांव की एक गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन है, वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हो प्रदर्शन करता हुआ पिक्चर दिखाया गया है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। अब देखेंगे अगर कहीं किसी तरह का विवाद हो जाए तो उसका समाधान कैसे करेंगे। आपने माया की कहानी तो पढ़ी कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों, आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोग में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें, यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस, उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। जाहिर सी बात है, आप देखोगे हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक दंगे, ये ज़्यादातर एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं, कभी कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, हिंसा ना भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णाराज बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती है। तमिलनाडु के मैट्टूर बांध से भरे हुए नदी के पानी के राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। आप देख सकते हो कि यह पिक्चर देखने को मिल रहा है और कहा जा रहा है ये पिछले 30 सालों से दो राज्यों के विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती रहती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी का ऊपरी छोर पर है। तमिलनाडु का मैट्टूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मैट्टूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णराज सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न है। तो ये देखने को मिलते हैं, किसके बीच देखने को मिल रहे हैं ये विवाद, नदी का विवाद। तो कर्नाटक और तमिलनाडु आप देखोगे देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर बता भी दिया गया है अच्छी तरीके से। दोनों राज्यों को
अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए जो नहीं मिल पाता, इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। नेक्स्ट, समानता और न्याय पर फोकस करने का काम करेंगे। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता बोले तो छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालत यह थी कि सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरतों को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माना जा रहा। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़की की देखभाल ठीक है क्या बोला जा रहा है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता है जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत है एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप, सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया। तो आप देखोगे पूरी तरीके से हम लोग किस पर फोकस कर रहे थे, लोकतांत्रिक सरकार पर। और यहाँ पर कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं और इसका जवाब देने का काम कर सकते हैं। बने रहे नेक्स्ट वीडियो।